Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss संगम पीरियड. ओके, जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में हर बार लेकर आ रही हूँ. स्टूडेंट, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी हम पढ़ने की कोशिश के साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं राइट आंसर को फाइंड आउट करने की. ठीक है, तो यही कोशिश हमारी लगातार बनी रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमें अपनी जो ये चैप्टर हैं, जो जितने भी हमारे स्टूडेंट टॉपिक्स हैं, उनको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है. तो चलिए पढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन की सीरीज़ को. ठीक है, आज 5 क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टूडेंट हम लेकर के आए हैं 25 क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं हल्का सा जूम कर लेती हूँ. 25 आपकी स्क्रीन पर है और ये आपका जो है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है. देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए एक बार. महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से जो है युक्त है. ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया था. ठीक है, इसके ऑप्शन को यदि हम देखें तो स्टूडेंट ऑप्शन क्या है, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन और डी में क्या है, परमेश्वर वर्मन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 के राइट आंसर को यदि हम देखें तो 25 का स्टूडेंट राइट आंसर जो है उसका नाम क्या है, नरसिंह वर्मन, यानी कि सी इसका जो है स्टूडेंट राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है. इसमें यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, क्या लिखा हुआ, महाबलीपुरम. क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर जो है इसको बिल्ड किसने करवाया, इसका निर्माण जो है स्टूडेंट किसने करवाया. ऑप्शन को यदि हम रीड करें तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पल्लव, बी में लिखा हुआ है चोल, सी में लिखा हुआ है चालुक्य और डी में लिखा हुआ है क्या, पांडे. 26 के यदि हम राइट आंसर की बात करें, यहाँ महाबलीपुरम के मंदिर की पूछा गया है. यदि आपको पता हो कि साउथ इंडिया की यदि बात की तो वहाँ मंदिर ज़्यादातर बनवाए गए हैं. ठीक है, वहाँ के राजाओं के द्वारा ज़्यादातर मंदिर जो वहाँ बने हुए हैं वहाँ काफ़ी जो हैं ऊंची और लंबी चोटी के बने हुए हैं. तो ये पूछा गया है महाबलीपुरम के 7 रथों वाली जो मंदिर है वो उसको किसने बिल्ड करवाया. तो स्टूडेंट इसके राइट आंसर को यदि हम देखें तो वो कौन है, पल्लव. कौन है स्टूडेंट, पल्लव जो है क्या है, इन्होंने जो है महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर को जो है बिल्ड करवाया था. ओके, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे. देखिए क्या लिखा हुआ 27 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि चालुक्य, क्या स्टूडेंट, चालुक्य और होयसल वंश के चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर जो है किस शैली में जो है बिल्ड किए गए हैं. ठीक है, वहाँ पे शैली की बात पूछी गई है और इन्होंने वंश का नाम दे दिया. कौन सा, चालुक्य और होयसल वंश का इन्होंने नाम दे दिया. पूछा गया है मंदिर जो हैं इन होयसल वंश और चालुक्य वंश के टाइम में जो मंदिर को जो बिल्ड किया गया था वो किस शैली में बने हैं. ऑप्शन को यदि हम रीड करें तो ऑप्शन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर पहला क्या है, नागर, बी में क्या लिखा है, बेसर, सी में लिखा हुआ द्रविड़ और डी में लिखा हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम राइट आंसर पे जाएं तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, बेसर. क्या होगा स्टूडेंट, बेसर होगा 27 का राइट आंसर. हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन को भी एक बार रीड कर लेंगे. देखिए 27 की एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर 27. ठीक है, 27 की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, विंध्य तथा कृष्णा नदी, विंध्य तथा कृष्णा नदी के बीच क्षेत्र में एक बेसर शैली प्रचलित हुई. यानी कि बेसर जो शैली है, बेसर शैली, बेसर शैली जो है किसका मिश्रित रूप है, तो विंध्य प्लस जो कृष्णा नदी के बीच, कृष्णा नदी के बीच क्षेत्र में है ना, कृष्णा नदी के बीच क्षेत्र में जो शैली जो प्रचलित हुई, जो बनी, जो दिखाई दी, जो प्रचलित हुई, उसका नाम स्टूडेंट क्या रखा गया, बेसर शैली. ठीक है, चूँकि इस क्षेत्र में चालुक्य वंश का जो है क्या था, आधिपत्य था, राज था, इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है. कहा जाता है, यानी कि जो ये एरिया था, यानी कि विंध्या और कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया था, जो रीजनल था, जो एरिया था, तो वो उस पर किसका अधिकार था, वो अधिकार था चालुक्यों का.
तो इसी कारण इस शैली को जो है चालुक्य शैली भी कहा जाता है। आगे क्या लिखा, बेसर शैली, देखिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। क्या लिखा हुआ आगे, बेसर शैली के तत्व नागर तथा द्रविड़ दोनों से लिए गए हैं। जो बेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ दोनों से लिए गए हैं। ये चीज़ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों से। बेसर शैली जो है स्टूडेंट, उसके जो तत्व हैं वो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों से लिए गए। बेसर स्थापत्य में मूल नियोजन तथा प्रारूप द्रविड़ ही होता है, किंतु इसमें विद्यमान अलंकरण, निरूपण, नवीन प्रतीकों की संरचना आदि नागर शैली से जो है प्रभावित है। चालुक्य तथा होयसल कालीन मंदिरों का दीवारों, छतों, उसके स्तंभों, द्वारों आदि का अलंकरण बड़ा सजीव है। यानी कि जो मंदिर हैं उसकी दीवारें जो हैं, उसकी छतें और जो पिलर हैं और जो उसके जो मेन गेट जो हैं स्टूडेंट, उनको इस तरीके से अलंकृत किया गया है। वो जो शैली है वो कौन सी शैली, होयसल शैली। देखिए लिखा ना, होयसल कालीन शैली, चालुक्य और होयसल कालीन शैली को मिला करके उसकी मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं, छतें बनाई गई हैं और पिलर बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इनके जो मेन गेट है उनको जो है अलंकृत किया गया है चालुक्य और होयसल शैली में। ठीक है, चालुक्य तथा होयसल राज्य में ऐसे अनेक जो है मंदिर जो है वहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, जिसे कुकानूर प्राचीन हैदराबाद, जो कुकानूर है वो किसका नाम है, प्राचीन समय में जो हैदराबाद था उसका नाम क्या था, कुकानूर, उस जगह कहा गया है। कुकानूर का कलेश्वर धारवाड़ जिले में लकुड़ी या फिर लौकीगुंडी नामक जैन मंदिर तथा मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, सोमेश्वर, सिद्धरामेश्वर आदि मंदिर और 12वीं शताब्दी में बेसर शैली का पूर्ण रूप से जो है विकास हो चुका था, पूरी तरीके से विकसित हो चुकी थी। कौन सी शैली, 12वीं शताब्दी में बेसर शैली। कौन सी शैली स्टूडेंट, बेसर शैली 12वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने किस किस के बारे में पढ़ा, देखिए एक बार बेसर शैली के बारे में। बेसर शैली के बारे में हमने पढ़ा। इसका जो निर्माण माना जाता है स्टूडेंट वो कब माना गया, 12वीं शताब्दी में। देखिए 12वीं शताब्दी में माना गया है, बेसर शैली का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में माना गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि बेसर शैली है इसका जो जन्म हुआ कहाँ से हुआ, तो हमने अभी बताया था आपको कि विंध्य और कौन सी थी, कृष्णा नदी के जो क्षेत्र वाला एरिया था, तो उसमें से ही जिस शैली का जन्म हुआ उस शैली को हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, बेसर शैली। क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट, बेसर शैली पढ़ा। इसके साथ हमने आपको बताया, देखिए इसके साथ हमने आपको स्टूडेंट बताया, अभी चाहिए देखिए एक बार, इसके साथ साथ स्टूडेंट हमने आपको डिस्कशन में एक चीज़ और बताई कि जो चालुक्य और होयसल वंश, चालुक्य और होयसल जो था, चालुक्य और होयसल वंश कह लीजिए, या फिर चालुक्य और होयसल जो कालीन जो शैली थी, होयसल और चालुक्य जो शैली थी स्टूडेंट, इस शैली का जो है यूज जो किया गया मंदिरों की दीवारों में, मैंने आपको बताया। कहाँ पर स्टूडेंट, मंदिरों की दीवारों पर, ठीक है। इसके साथ साथ मंदिरों की छतों पर, ठीक है, और इसके स्तंभ जो ये पिलर हैं, है ना, उस पर
पिलरों पर इसके साथ साथ जो इनके मेन द्वार थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेट, मेन द्वार जो थे। एक बार दोबारा देख लेंगे। चालुक्य, देखिए एक बार, चालुक्य और होयसल जो शैली थी, चालुक्य और होयसल शैली स्टूडेंट, तो इसका जो यूज़ हुआ था तो मंदिरों की जो दीवार जो थी, मंदिरों की दीवारों पर, ठीक है, मंदिरों की छतों पर, मंदिरों के जो पिलर जो थे, स्तंभ जो थे उन पर, और जो उनके मेन द्वार जो थे, मेन गेट जो थे, उन पर इनका चालुक्य और होयसल शैली का जो है यूज़ किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिखा हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय स्टूडेंट जो था अपने समय का बड़ा ही प्रतापी राजा था। क्या लिखा हुआ, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी थी। वह नदी कौन सी थी? पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, देखिए। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, रावी, बी में लिखा हुआ ताप्ती, सी में लिखा हुआ नर्मदा और डी में लिखा हुआ है कृष्णा। ठीक है, 28 की यदि बात की जाए उसके राइट आंसर को हम फाइंड करें, 28 का राइट आंसर जो है स्टूडेंट क्या होगा, नर्मदा। क्या होगा स्टूडेंट, नर्मदा है 28 का राइट आंसर। आगे क्या लिखा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य शक्तिशाली था। इसने अपने चाचा मंगलेश तथा उनके समर्थकों की जो है हत्या 609 से 610 के ईस्वी में जो है बादामी के चालुक्य वंश की गति पर बैठ गया। कौन? कि यहाँ पर किसी बात में पुलकेशिन द्वितीय, जिसने अपने चाचा की हत्या करने के बाद में उनके समर्थकों की भी हत्या कर दी और बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये बादामी क्या है, इनकी कैपिटल थी। ठीक है, चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा कौन, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर जो है क्या युद्ध हुआ। ऐहोल अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को जो क्या कर दिया, हरा दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था। एक तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने चालुक्य वंश का जो था सर्वाधिक योग्य शासक और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था, उसने अपने चाचा जो जिनका नाम था मंगलेश और उनके जितने भी समर्थक थे उनकी हत्या कर दी। कब की? 609 से लेकर के 610 में कर दी। और जो है बादामी की चालुक्य वंशी गद्दी पर बैठ गया कौन, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष के साथ में नर्मदा नदी के तट पर जो है क्या हुआ, युद्ध हुआ। ऐहोल अभिलेख से इस बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है कि इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्ष को क्या कर दिया, हरा दिया, पराजित कर दिया। आगे इंपोर्टेंट फैक्ट में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसे बादामी अथवा वातापी चालुक्य कहा जाता है। देखिए आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बादामी और वातापी, बादामी अथवा वातापी चालुक्य एक ही है। ठीक है, इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। यानी कि बादामी यदि नाम आ जाए या फिर वातापी आ जाए या फिर पश्चिमी चालुक्य, ये तीनों ही नाम जो हैं एक ही हैं। ठीक है, चालुक्य वंश के इतिहास का प्रमाणिक साधन जो है वो क्या है, ऐहोल अभिलेख। अभी हमने स्टूडेंट पढ़ा किसके बारे में, ऐहोल अभिलेख के बारे में। ऐहोल अभिलेख जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी भाषा जो है कैसी है, संस्कृत है और लिपि जो है वो क्या है, दक्षिणी ब्राही। दक्षिणी ब्राही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साउथ की बात हो रही है। जैसे कि हमने नॉर्मली जब मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे ब्राही लिपि पढ़ाई थी। ठीक है, अशोक ने जो है ब्राही लिपि का यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दक्षिणी ब्राही जो है इसकी लिपि थी और भाषा जो थी वो क्या थी, संस्कृत थी। इस लेख की रचना जो है किसने की थी, रवि कीर्ति ने। किसने की थी स्टूडेंट, रवि कीर्ति ने की थी। एक बार दोबारा से देखेंगे, देखिए दोबारा से एक बार क्या लिखा हुआ,
दक्षिणा पथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसे बादामी अथवा वातापी चालुक्य कहा जाता है। इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। यानी कि बादामी, वातापी या फिर पश्चिमी चालुक्य, ये जो है बादामी, वातापी और पश्चिमी, ये एक ही वंश के नाम हैं। ठीक है, चालुक्यों के नाम हैं। आगे दिया हुआ है कि इस चालुक्य वंश के इतिहास के जो प्रमाणिक जो साधन जो हैं वो क्या है, जो स्रोत जो है, जो सोर्स जो है, प्रमाणिक जो सोर्स है वो क्या है, ऐहोल का अभिलेख। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी भाषा जो है संस्कृत है और इसकी जो लिपि है वो क्या है, दक्षिणी ब्राह्मी। इस लेख की रचना जो है किसने की है, रवि कीर्ति ने। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा गया 29 में, निम्नलिखित में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद जो है स्टूडेंट प्राप्त किए थे। उच्च प्रशासनिक पद मतलब हाईली जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो उसकी जो पोजीशन थी वो किसने अचीव की थी, जिसमें फीमेल के बारे में पूछा। कौन सा ऐसा फीमेल जो था, फीमेल थी, किस वंश से रिलेटेड थे उसके बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम रीड कर लेंगे। क्या लिखा हुआ, चोल, बी में लिखा हुआ चालुक्य, सी में लिखा हुआ पल्लव और डी में लिखा हुआ राष्ट्रकूट। 29 की यदि हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट, चालुक्य। चालुक्य वंश स्टूडेंट, जैसे कि हमने चालुक्य के बारे में पढ़ा था, वातापी, बादामी या फिर पश्चिमी चालुक्य, ये एक ही नाम है इन सभी के। तो चालुक्य एक ऐसा वंश था जिसमें जो फीमेल जो थी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को हाईली पोजीशन तक ले गई और उसको अचीव किया। ठीक है, हाईली पोजीशन जो हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको अचीव किया, अचीवमेंट उन्होंने दिया बेहतर, किसने, फीमेल ने। तो किस वंश से रिलेटेड थी, चालुक्यों से। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानेंगे एक्सप्लेनेशन के ज़रिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन को भी हम रीड करेंगे। 29 की एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ, चालुक्यों के शासनकाल में, ये वाइट पता नहीं क्यों जाता है, चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को, क्या लिखा है, महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्र विजय की रानी, जिनका नाम स्टूडेंट इसमें क्या दिया हुआ है, विजय भट्टारिका। क्या नाम दिया, विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 जो है ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवयित्री भी थी। देखिए इस तरह से हिंदी में क्वेश्चन आता है, होता है कवयित्री, एक होता है कवयित्री, एक होता है कवि। ठीक है, और एक और ऑप्शन होता है। तो उसमें से पूछा जाता है ऑप्शन में हिंदी के अंदर कि जो फीमेल, जो महिला कवयित्री जो है उसकी जो इस यहाँ पर स्पेलिंग जो दी, यहाँ की जो मात्राएं हैं उनको फाइंड आउट आपको करना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट इसका जो फाइंड, अगर हम सही इसकी मात्राओं को देखें तो इसकी जो बिल्कुल सही जो मात्राओं की पहचान है वो क्या होगी, ये वाली होगी, यानी कि कवयित्री। कई बार होता है ना, हम लोग कवि से बोलते कवयित्री, कि शायद जो है कवयित्री जो है क्या होगी, एक फीमेल जो पोइट्री पढ़ने वाली जो लेडी होती है उसको हम बोलेंगे कवयित्री। तो कवयित्री नहीं होता है, बल्कि राइट आंसर इसका क्या होगा, कवयित्री। क्या होगा स्टूडेंट, कवयित्री। यहाँ पे मैंने हिंदी के क्वेश्चन को भी एक्सप्लेनेशन आपको दी है इसके ज़रिए, क्योंकि जब हमारी लर्निंग चल रही होती है उस टाइम हम कई सारे कॉन्सेप्ट को साथ के साथ क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, विजया दत्ते ने अपनी छोटी बहन, जिसका नाम क्या था, कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को जो है एक गांव जो है दान में दे दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंधार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे यहाँ पे जिन जिन के लेड फीमेल के नाम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चालुक्य के शासनकाल में महिलाओं ने हाईली पोजीशन पर गई एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो हमें पता चल गया। विजयादित्य प्रथम के भाई जी का नाम था चंद्रादित्य की रानी, इनका नाम क्या था, विजय भट्टारिका।
विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए, ये इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी कवयित्री भी थी, कौन? विजय भट्टारिका, जो कि विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी थी। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखा विजयादित्य प्रथम की यहाँ पे बात हो रही है। उन्होंने अपनी छोटी बहन जिनका नाम था कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दे दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी जिनका नाम था महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंदरावार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुछ अपूर्व शासन संचालित किया। तो यहाँ पे लेडीज़ों के नाम दिए गए हैं। विजयादित्य प्रथम की जो बहन थी, जो कि चंद्रादित्य की रानी थी, और फिर इनकी दूसरी बहन जो थी इनका नाम था कुमकुम देवी। ठीक है, और आगे दिया हुआ कीर्तिवर्मन द्वितीय की जो महारानी थी वो कौन थी? महादेवी। ये सब इन लेडीज़ें जो थी इन्होंने जो है चालुक्य वंश में जो है अपना बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में 30, जो आज का हमारा स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए समझेंगे हम। जगमोहन क्या लिखा है स्टूडेंट? देखिए क्वेश्चन वही सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। जगमोहन उड़ीसा के, देखिए एक बार, जगमोहन उड़ीसा के जगमोहन उड़ीसा के मंदिर के किस भाग को कहते हैं? जगमोहन जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा किसी आदमी का नाम है। ये उड़ीसा के जो मंदिर है वहाँ पर एक जगह हुआ करती थी जगमोहन, तो ये पूछा गया है कौन सी जगह है। ठीक है, तो हम ऑप्शन को हम रीड कर लेंगे एक बार, और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कुछ स्टूडेंट आपके जो हैं आते हैं एग्जाम में, जैसा कि आपको दिखा दे रहा। 2005 में ये स्टूडेंट ये जो है क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्या लिखा हुआ है? गर्भगृह। बी में क्या लिखा हुआ? मंडप। सी में लिखा हुआ शिखर, और डी में लिखा हुआ तोरण द्वार। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट? तोरण द्वार। तो क्वेश्चन नंबर 30 के यदि हम राइट आंसर को फाइंड करें, 30 के राइट आंसर को, तो स्टूडेंट जगमोहन मतलब होता है मंडप। क्या होता है? जगमोहन मीन्स मंडप होता है। यदि 30 के राइट आंसर जो है स्टूडेंट वो क्या है? बी है। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध जो है नागर शैली में बनाए गए हैं। इस तरह से पूछा जाता है। नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाया गया। अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में? 12वीं शताब्दी के बारे में, और हमने पढ़ा था 12वीं शताब्दी में बेसर शैली का जो है पूर्ण रूप से विकास हो गया था। यहाँ पे 13वीं शताब्दी में किसकी बात की गई? उड़ीसा के मंदिर की बात की गई, जो कि नागर शैली में बने हुए हैं। इस काल में मंदिर निर्माण का कार्य भुवनेश्वर नगर में हुआ। यह लगभग 100 मंदिर बनाए गए थे यहाँ पर। इनमें से लिंगराज मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है, पूर्ण रूप से विकसित आर्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। देखिए कौन कौन से मंदिर किसके शैली के उदाहरण है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। लिंगराज मंदिर नागर शैली। ठीक है, उड़ीसा का यहाँ पर मंदिर, ये भी नागर शैली का जो उदाहरण है। इसमें बताया गया है कि लिंगराज के मंदिर में 2 जो मुख्य पार्ट है वो कौन से? गर्भगृह, दूसरा लिखा हुआ है जिसको देवुल कहते हैं। गर्भगृह को क्या बोलते हैं? देवुल बोलते हैं। इस तरीके से मंडप को भी हमने पढ़ा, जगमोहन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा भाग इन्होंने जगमोहन बताया, जिसको एक मंडप बताया, जहाँ भक्त लोग एकत्रित होते हैं। तोरण जो है क्या है? तोरण द्वार को गोपुरम कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम इसको देखिए। एक तो तोरण, जिसको गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में गर्भगृह को क्या कहता है? देवुल, और जगमोहन को भी हमने पढ़ा था क्या कहता है? मंडप। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ओके, आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखिए क्या लिखा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। पुरी यानी पुरी जो है क्या है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ठीक उसी प्रकार बना है जिस प्रकार लिंगराज, यानी कि सेम कॉपी है। भौगोलिक आधार पर शास्त्रकारों ने मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ निर्धारित की हैं, जिसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली है। ठीक है, नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में है। नागर शैली जो है उत्तर भाग में हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश के भूभाग में है। बेसर जो है विंध्य, कृष्णा,
के बीच में दक्षिणावरांत में है। कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र द्रविड़ शैली के मंदिरों का क्षेत्र है। एक बार इसको हम ड्रॉ करके समझेंगे। देखिए, हम हल्का सा देखिएगा, ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्या प्रदेश के भूभाग में है। यानी कि नागर शैली की बात की जाए, ये देखिए, ये क्या बताइए ना, हिमालय, ये सब जो है हिमालय का एरिया है। ठीक है, तो ये हिमालय का सभी एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कौन सी शैली बताई है, नागर, नागर शैली। ठीक है, नागर शैली। ठीक है, उसके बाद में वेसर, विंध्य और कृष्ण के बीच में, यानी कि दक्षिण का जो एरिया है, स्टूडेंट, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो है वो उसका नाम क्या है, बेसर शैली, बेसर शैली। और द्रविड़, यहाँ पे क्या गया, द्रविड़ शैली के मंदिर जो हैं कृष्णा नदी, और ये जो दक्षिण वाला जो एरिया है, ये वाला दक्षिण वाला जो एरिया है, यहाँ पर कौन सी शैली उन्होंने बताई है, द्रविड़ शैली। कौन सी शैली स्टूडेंट, द्रविड़ शैली। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैप के ज़रिए हमने पढ़ा। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, मैंने आपको बताया कि उत्तरी हिमालय के बीच प्रदेश में जो शैली थी उसका नाम इन्होंने क्या रखा, नागर शैली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके अंदर बेसर शैली जो है, इन्होंने उसको बताया कि कृष्णा नदी के बीच में जो शैली थी उसे उन्होंने बोला है बेसर विंध्या शैली। द्रविड़ शैली की यदि बात की जाए तो वो क्या है, कृष्णा नदी यानी दक्षिण के एरिया में ही ये तीनों शैलियों को स्टूडेंट दक्षिण और उत्तर भारत के एरिया में जो है इनका विकास बताया गया है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन की स्टूडेंट ये सीरीज होती है यहीं पे कंप्लीट। आगे 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में आगे हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, न्यू नॉलेज के साथ में। तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी एंड टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।